Hey guys, welcome to my channel Taste to Learn. As you know, we have started last chapter of class 7th NCERT Science, that is chapter number 13. और इसकी already 3 videos upload हो चुकी हैं. If you still not watch them, you can check description box. A link has been provided. Today we are going to discuss about wastewater treatment plant. इसमें हम देखेंगे कैसे हम लार्ज लेवल पे जो वेस्ट वाटर है उसको क्लीन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Treatment of wastewater involves physical, chemical and biological processes which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. अब इसमें क्या कहा गया है कि जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट है उसमें फिज़िकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है जिससे हम फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं. केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है जिससे हम केमिकल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं. और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है जिससे हम बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ जो भी वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम रिमूव कर रहे हैं. जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने थोड़े छोटे लेवल पे मतलब थोड़ा सा वाटर क्लीन करके देखा था. तो इसमें जो फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ थी, जो भी छिलके वगैरह थे, उसको ये जो फिज़िकल प्रोसेस था जिसमें हमने पेबल, सैंड वाटर ये सब चीज़ें यूज़ करी, फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू हमने फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को क्या किया, रिमूव किया. और केमिकल प्रोसेस, इसमें हमने क्या यूज़ किया था, क्लोरीन की टैबलेट्स यूज़ करी थी. क्लोरीन की टैबलेट्स यूज़ करके हमने इसके अंदर जो केमिकली इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी, जो स्मेल प्रेजेंट थी, हमने उसको रिमूव किया था. वैसे ही बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि जो भी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस हो गए थे उसको भी हमने देखा था कि कैसे हमने उसे भी इस वाटर से रिमूव किया था बाय यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्ज लेवल पे हम कैसे वाटर को क्लीन करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वेस्ट वाटर इज़ पास्ड थ्रू बार स्क्रीन्स. यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है इसे ही क्या कहा जाता है, बार स्क्रीन कहा जाता है. अब ये जो बार स्क्रीन हैं इनसे, जैसे यहाँ पे बीच में दिख रहा है कि थोड़ी सी जगह बची हुई है, उसी जो जगह बची हुई है उसी से क्या पास हो जाता है, वाटर पास हो जाता है. और जो भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि रैग्स मतलब कि कपड़े के टुकड़े हो गए, लकड़ियाँ हो गई, कैंस हो गए, प्लास्टिक के पैकेट हो गए, नैपकिन्स हो गए, वो यहीं पे ऊपर आके अटक जाते हैं. जैसे इस फिगर में भी हमें दिखाई दे रहा है. इस फिगर में कुछ ऐसी ही इम्प्योरिटीज़, कैंस हो गई, जो कागज़ वगैरह हो गए, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे अटक गई हैं. और यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे रुक गए हैं और यहाँ पे बाकी जो वाटर है वो इसके बाद फ्लो कर रहा है. अब इसके बाद वाटर कहाँ जाता है, वाटर देन गोज़ टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक. उसके बाद वाटर ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में जाता है. जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर की स्पीड को कम की कर दिया जाता है. स्पीड ऑफ इनकमिंग वाटर वेस्ट वाटर इज़ डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन. आपने भी देखा होगा कि अगर हम वाटर की स्पीड को कम करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर की जो भी मिट्टी है, जो भी इसके कंकड़ पत्थर हैं, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे. मतलब कि यहाँ पे इसके नीचे इकट्ठा हो जाएंगे अगर हम वाटर की स्पीड को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे. इसीलिए सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, ग्रिड और सैंड रिमूवल टैंक में वाटर की स्पीड, जो भी वाटर यहाँ से आ रहा है, बार स्क्रीन से होता हुआ आ रहा है, उस वाटर की स्पीड हमने स्लो करी. और वाटर की स्पीड स्लो करने से क्या हुआ, जो भी कंकड़ पत्थर हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो गया. नेक्स्ट, वाटर इज़ देन अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक. अब यहाँ पे वाटर की स्पीड स्लो करके जो कंकड़ पत्थर हैं वो निकले. उसके बाद वाटर को एक दूसरे लार्ज टैंक में पास किया जाता है, वहाँ पे भी उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है. पर यहाँ पे जो टैंक होता है वो कैसा होता है, स्लोप्ड होता है टुवर्ड द मिडल. जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में दिखाया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना स्लोप्ड रहेगा कि यहाँ से पानी आ रहा है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा ही बना दिया,
थोड़ा सा ऐसे हल्का सा स्लोप्ड रहेगा कि यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे इकट्ठा हुआ जा रहा है, थोड़ा सा स्लोप्ड है। तो यहाँ पे भी इसे थोड़ी देर के लिए सेटल किया जाएगा। वाटर इज़ देन अलाउड टू सेटल, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलेंगी? सॉलिड्स लाइक फेसेस, मतलब कि जो भी एनिमल वेस्ट है या ह्यूमन वेस्ट है वो यहाँ पे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। और उसे कैसे रिमूव किया जाएगा? स्क्रैपर से। और इसे क्या कहा जाता है? स्लज कहा जाता है। अब इसे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे होता क्या है, ऐसे थोड़ा सा स्लोप में वाटर है तो यहाँ पे आके यहाँ से वाटर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे अलाउ करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो भी ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है जिसे क्या कहा जा रहा है? स्लज कहा जा रहा है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? ऊपर पानी है। तो ये जो पानी है, इस पानी के ऊपर जो हल्की चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा है अगर आप पानी में तेल डालो या ऑयल डालो तो वो क्या करती है? ऊपर तैरती रहती है। वैसे ही यहाँ भी होगा। जो पानी के नीचे जो सॉलिड फेसेस हैं जिसे हम स्लज कह रहे हैं, उसको वो सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे पानी, इसके नीचे क्या हो जाएगा? स्लज हो जाएगा ह्यूमन और एनिमल फेस, जिसे फहाड़ा, जैसा आपने देखा होगा अगर आपने कभी सफाई कर्मचारियों को देखा हो तो वो क्या करते हैं? नालियों की जो गंदगी होती है उसको, फावड़ा होता है उससे क्या करते हैं? निकालते हैं। तो वैसे उसी तरह से ही ये जो यहाँ पे स्लज होगा उसको भी स्क्रैपर की मदद से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे बीच में क्या होगा? बीच में है वाटर, और इस वाटर के ऊपर, एक सेकेंड, और इस वाटर के ऊपर यहाँ पे तैर रहा होगा ऑयल्स, ग्रीस, जिसे किसकी मदद से जिसे किसकी मदद से बाहर निकाला जाएगा? स्कीमर की मदद से। स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अब हमने यहाँ पे क्या देखा? वाटर क्लैरिफाई में हो क्या रहा है? नीचे क्या है? नीचे तो है स्लज, जिसे किसकी मदद से बाहर निकाला जा रहा है? स्क्रैपर की मदद से। बीच में है साफ वाटर, बीच में क्लीन वाटर है। और इसके ऊपर क्या है? ऑयल और ग्रीस है, जिसको किसकी मदद से बाहर निकाला जा रहा है? स्कीमर की मदद से। और इसके बीच में, ये जो बीच में इसके वाटर है उसको हम क्या कह रहे हैं? वाटर इज सो क्लियर आर कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर, क्योंकि इसके बीच, इसमें से हमने स्लज भी निकाल लिया और ये जो स्कीम, इसे हम स्कीम कहते हैं, इसको भी स्कीमर की मदद से बाहर निकाल लिया। तो बीच में जो पानी रह जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्लैरिफाइड वाटर कहेंगे। अब हमने देखा जो यहाँ पे स्लज था, जो हमने स्लज बाहर निकाला है उसका भी आगे यूज़ होता है। स्लज को फिर दूसरे सेपरेट टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है जो डिकम्पोज होता है। मतलब कि ये जो स्लज है इसको अब हमने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र किया है और ये स्लज ख़त्म होगा। कैसे ख़त्म होगा? बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, मतलब कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना ही ग्रो कर सकता है। अब ये जो स्लज है इसको दूसरे कंटेनर में हमने ट्रांसफ़र किया है, तो इस कंटेनर में ये ख़त्म हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोज होने के टाइम इसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होगी। और हमें पता है जो बायोगैस होती है उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं? एज अ फ्यूल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम बायोगैस को यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? वाटर के सबसे नीचे स्लज था जिसमें ह्यूमन और एनिमल वेस्ट था, ऊपर वाटर था और इसके ऊपर स्कीम था। तो स्लज का आगे एक और यूज़ होता है, अगर हम इसे दूसरे कंटेनर में, मतलब ये इसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके इसमें से एनारोबिक बैक्टीरिया को पास कराते हैं और ये एनारोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को डिकम्पोज करता है। और ये स्लज जब डिकम्पोज होता है तो इसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर एज अ फ्यूल। अपन ने देख लिया स्लज का क्या यूज़ हुआ। अब ये जो क्लैरिफाइड वाटर है, अब उसको आगे क्या प्रोसेस होगा? ये जो क्लैरिफाइड वाटर है, एयर इज़ पास्ड, अब उस क्लैरिफाइड वाटर में से हम एयर पास करेंगे। तो एयर में तो क्या होता है? एयर में हमें पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा? एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा।
एनारोबिक वो होता है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, और एरोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है। अब यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया आएगा? एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो होगा। जब हम इस क्लैरिफाइड वाटर में से एयर को पास करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रहा है, अब इसका काम क्या है? ये जो भी ह्यूमन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, सोप या जो भी बाकी अनवांटेड मटेरियल जो अभी भी वाटर में प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करता है, मतलब कि उसको ख़त्म करता है। स्टिल रिमेन्ड इन, मतलब अब जो भी क्लैरिफाइड वाटर में ये सारी चीज़ें वेस्ट थी उसको एरोबिक बैक्टीरिया ने कंज्यूम करके ख़त्म कर दिया। जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एरेटर, इसमें से एयर पास कराई गई है, तो एयर पास करने से एरोबिक बैक्टीरिया ने इसमें प्रोड्यूस हुआ, ग्रो हुआ, और वो उसने जो भी ह्यूमन वेस्ट और ये सारी जो भी अनवांटेड मटेरियल्स थे उसको क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, आफ्टर सेवरल आवर्स, अब कुछ घंटों के बाद, अब यहाँ पे भी जो एरेशन के बाद भी कुछ जो माइक्रोब्स थे, जो एरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करे थे, वो भी क्या हो जाएंगे? कुछ घंटों के बाद सस्पेंडेड माइक्रोब्स उस टैंक के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। क्योंकि ये भी क्या है, इसमें भी क्या प्रेजेंट है? ह्यूमन वेस्ट, ये सारी वेस्ट ही तो प्रेजेंट है। पर इसे हम एक्टिवेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब इसमें से हमने एयर को पास कराया है, और एयर को पास कराने से एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किया है। इससे पहले हमने सिर्फ स्लज कहा था क्योंकि वो सिर्फ सेटल डाउन हुआ था। पर यहाँ हम इसे क्या कह रहे हैं? एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एरेशन के बाद दोबारा से माइक्रोब्स सेटल डाउन हुए हैं। द वेस्ट इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। अब इसमें से एरेशन हुई, एयर को पास कराया, बाकी वाटर तो क्लीन हुआ, और जो क्या कहते हैं, जो एक्टिवेटेड स्लज था वो नीचे सेटल डाउन हो गया। एक्टिवेटेड स्लज नीचे सेटल डाउन हो गया, और ऊपर क्या है? वाटर है, तो उस वाटर को ऊपर से ही रिमूव कर लिया जाएगा। और ये जो नीचे एक्टिवेटेड स्लज है, अब हमने देखा जो स्लज था वो भी काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था? बायोगैस प्रोड्यूस कर रहा था। जब हमने इसमें से एनारोबिक बैक्टीरिया पास करवाया था स्लज में, हमने यहाँ देखा था ना कि जो स्लज को जब हमने दूसरे टैंक में रख के एनारोबिक की प्रेजेंस में उसे डिकम्पोज कराया था तो बायोगैस प्रोड्यूस हुआ था। वैसे ही यहाँ पे भी ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका भी एक काम है। एक्टिवेटेड स्लज में अप्रॉक्सीमेटली 97% वाटर है। अब 97% वाटर है तो उस वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, और ये जो, क्योंकि इसके अंदर से वो ऊपर वाला वाटर तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया है किसी में और में। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको पास किया जाएगा ड्राइंग सैंड ड्राइंग बेड से या फिर किसी मशीन से पास किया जाएगा, ताकि इसके अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है उसे, मतलब कि जो 97% वाटर प्रेजेंट है उसे रिमूव कर लिया जाए। उसके बाद जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये जो स्लज है, एक्टिवेटेड स्लज है, ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और ये ड्राइड स्लज भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसे हम एज अ मैन्योर या फिर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर की तरह एंड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, इसकी तरह हम इसे यूज़ करेंगे। मतलब हमने देखा कि ये जो स्लज है वो भी कितनी तरह से काम आ जाता है। अकेला स्लज बायोगैस के लिए यूज़ हो रहा है। जो एयरेशन के बाद स्लज हुआ, जो हमें स्लज मिला है एक्टिवेटेड स्लज, उसको भी, उसमें पहले तो वाटर प्रेजेंट था उसे हमने रिमूव किया, उसके बाद जो ड्राइड स्लज था वो भी एज अ मैन्योर और सॉइल को न्यूट्रिशन देने के लिए यूज़ हो गया। अब यहाँ से हमने देखा सबसे पहले वाटर में से ये सॉलिड वेस्ट बाहर निकले, उसके बाद उस वाटर को थोड़ी देर के लिए रखा तो उसमें से कंकड़ पत्थर बाहर निकल गए। उसके बाद उस वाटर को थोड़ी देर के लिए और रखा, थोड़े से स्लोप से, मतलब थोड़ा सा स्लोप्ड टैंक में। तो स्लोप्ड टैंक में रखने से क्या हुआ, इसके अंदर का जो स्लज था यहाँ इकट्ठा हो गया, और जो ऑयल वगैरह था, यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ, स्लज था यहाँ इकट्ठा हो गया, और जो ऑयल था वो इसके ऊपर तैर रहा था। स्लज को हमने स्क्रैपर की मदद से निकाल लिया, और जो ऑयल तैर रहा था उसको हमने स्किमर की मदद से निकाल लिया।
जो स्लज था उसमें उसको जब हमने एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में डिकम्पोज कराया तो उसने क्या बना दिया, बायोगैस बना दिया। और ये जो फिर प्यूरिफाइड वाटर था, सॉरी क्लैरिफाइड वाटर था, उस क्लैरिफाइड वाटर को हमने एयर की प्रेजेंस में जब क्लैरिफाई किया तो एयर की प्रेजेंस में एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किया, और इस एरोबिक बैक्टीरिया ने ह्यूमन वेस्ट इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर लिया। अब इसके बाद भी कुछ वेस्ट नीचे, मतलब कुछ स्लज नीचे रह जाएगा। ऊपर ये जो क्लैरिफाइड वाटर है, एरेशन के बाद उस क्लैरिफाइड वाटर को हमने बाहर निकाल लिया। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ये स्लज में 97% वाटर था, उसको हमने मशीन के थ्रू या फिर सैंड ड्राइंग बेड के थ्रू रिमूव कर लिया, और ड्राइड स्लज एज अ मैन्योर यूज़ हुआ। तो फिर ये जो वाटर हमने एक्टिवेटेड स्लज, मतलब जो एरेटर के बाद वाटर हमने दूसरे कंटेनर में रखा, तो इस वाटर में, ट्रीटेड वाटर में बहुत ही लो लेवल पे ऑर्गेनिक मैटर या फिर कोई भी सस्पेंडेड मैटर इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये अब कई प्रोसेस से होके गुजर चुका है। तो इस वाटर में बहुत ही कम मात्रा में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या फिर सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट होगा। उसके बाद इस वाटर को, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट या सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट होगा, इसको हम नदियों या समुद्रों में डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब कि जाने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है, नेचर उसे अपने आप ही क्लीन कर लेगा। Sometime it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समटाइम्स क्या होता है, हमें इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ करने होते हैं, जैसे कि ओजोन या फिर क्लोरीन, इसको समुद्र या फिर रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले, ताकि इसे नेचर अपने आप क्लीन कर सके। तो आई होप आपको ये जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अच्छे से स्टडी किया, आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया हो। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।